नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनीत वर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के 100 ऐतिहासिक केस। इस ऐतिहासिक केस का आपको यूपी के एग्ज़ाम में और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में और जितने भी हमारी जुडिशरी की परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हम देखते हैं कि भारतीय न्याय प्रणाली की जो नींव है उन ऐतिहासिक निर्णयों पर टिकी है जिन्होंने कानून की व्याख्या को आकार दिया है। यह संग्रह उन महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को विस्तृत यहाँ पर विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के विभिन्न प्रावधानों की नींव बने हैं। इन मामलों में न केवल कानूनी सिद्धांतों को स्थापित किया गया है बल्कि समाज में न्याय की अवधारणा को भी परिभाषित किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य सिद्धांत, सामान्य आशय और दुष्प्रेरण। मूल अवधारणाएं हैं। सामान्य आशय भारतीय दंड विधान का एक केंद्रीय सिद्धांत है जो यह निर्धारित करता है कि कई व्यक्ति एक ही उद्देश्य से कार्य करते हुए सामूहिक रूप से उत्तरदायी कैसे होते हैं। बीएनएस धारा 3(5) के अंतर्गत यह सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वरींद्र कुमार घोष बनाम एम्परर 1985 ने इस अवधारणा को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। अगला केस हमारा है महबूब शाह बनाम एम्परर 1945 में समान इरादे और सामान्य आशय के बीच सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर को स्थापित किया गया। यह निर्णय आज भी कानूनी विश्लेषण में संदर्भित किया जाता है। पूर्व योजना की आवश्यकता का सिद्धांत पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य 1955 ने स्थापित किया है कि सामान्य आशय के लिए पूर्व योजना आवश्यक है, हालांकि यह योजना विस्तृत होना अनिवार्य नहीं है। तत्कालिक विकास कृपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 1954 और ऋषि देव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश 1955 ने दर्शाया है कि सामान्य आशय घटना स्थल पर भी तत्काल विकसित हो सकता है। दुराशय का महत्व महाराष्ट्र राज्य बनाम एच जॉर्ज 1965 ने मेंसरिया यानी कि दोषपूर्ण मानसिकता की अवधारणा को बीएनएस की धारा 3 में स्पष्ट किया है। तथ्य और विधि की भूल बचाव की सीमाओं के संदर्भ में हम देखेंगे। तथ्य की भूल बनाम विधि की भूल। आर बनाम टॉल्सन 1889 ने तथ्य की भूल यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एक मान्य बचाव के रूप में स्थापित किया जो बीएनएस धारा 14 में प्रतिबंधित होता है। इस मामले में यह निर्धारित किया गया कि यदि कोई व्यक्ति वास्तविक तथ्यों के बारे में भ्रमित है और उस भ्रम के कारण कोई कार्य करता है तो वह आपराधिक दायित्व से मुक्त हो सकता है। इसके विपरीत बात कही गई है। आर बनाम हीट 1921 ने स्पष्ट किया है कि विधि की भूल यानी मिस्टेक ऑफ लॉ कोई बचाव नहीं। यह सिद्धांत इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जिस्टेंस में कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है पर आधारित है। प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून को जाने और कानून की अनैतिकता कोई बहाना नहीं बन सकती है। क्वीन बनाम हंडो 1891 ने एक और महत्वपूर्ण पहलू जोड़ा। जब कार्य और इरादे का मेल नहीं होता है तो आपराधिक दायित्व कैसे निर्धारित होता है। यह निर्णय बीएनएस की धारा 13 और 14 की व्याख्या में सहायक है। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण विभेद। तथ्य की भूल, विधि की भूल। यदि कोई व्यक्ति तथ्यों के बारे में गलत जानकारी के आधार पर कार्य करता है तो यह बचाव हो सकता है, जैसे किसी और की संपत्ति को अपनी समझ कर ले लेना। विधि की भूल, कानून के बारे में जानकारी न होना कोई बचाव नहीं है, जैसे किसी कार्य को गैर कानूनी न जानना। कार्य इरादा विसंगत, जब वास्तविक परिणाम इच्छित परिणाम से भिन्न होता है तो विशेष विश्लेषण आवश्यक है। सामान्य अपवाद, पागलपन और आवश्यकता का सिद्धांत। मैनहाटन नियम 1843 पागलपन के आधार पर बचाव का क्लासिक सिद्धांत स्थापित हुआ है जो बीएनएस और धारा 22 का आधार है। यह नियम कहता है कि आरोपी को यह साबित करना होगा कि अपराध के समय वह मानसिक रूप से इतना पीड़ित था कि अपने कार्य की प्रकृति नहीं समझ पा रहा था। दूसरी बात यहाँ पर है कि आवश्यकता का सिद्धांत 1884 में
आर बनाम डंडले एंड स्टीफन केस में आवश्यकता की सीमा को परिभाषित किया गया था। इस मामले में समुद्री दुर्घटना के शिकार नाविकों ने जीवित रहने के लिए सह यात्री की हत्या की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आवश्यकता हर परिस्थिति में बचाव नहीं बन सकता है। अगली बात हम करेंगे नशे की स्थिति 1956 की। वासुदेव बनाम पेप्सू राज ने बीएनएस धारा 28 के तहत नशे की स्थिति में किए गए अपराध की व्याख्या की। स्वैच्छिक नशा सामान्यतः बचाव नहीं है, लेकिन यह विशिष्ट इरादे को प्रभावित करता है जो तो विचारणीय हो सकता है। भ्रमित बनाम पागल बनाम 1972। मोहम्मद खान बनाम राज्य ने भ्रमित और पूर्ण पागलपन के बीच कानूनी अंतर स्थापित किया। केवल भ्रमित बचाव के पर्याप्त नहीं है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बीएड 1920 ने नशे और आपराधिक इरादे के बीच जटिल संबंध को समझाया जो आज भी न्यायिक व्याख्या में प्रासंगिक है। निजी रक्षा और अधिकार, सीमाएं और प्रयोग। आत्मरक्षा का कानूनी ढांचा। निजी रक्षा का अधिकार बीएनएस की धारा 34 से 38 से 44 में विस्तृत रूप से वर्णित है। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश 1960 ने शरीर की निजी रक्षा के अधिकार की बुनियादी परिभाषा स्थापित की। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर और दूसरों के शरीर की रक्षा का अधिकार है, बशर्ते वह आनुपातिक बल का प्रयोग करे। देव नारायण बनाम उत्तर प्रदेश 1970 ने यह महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिया कि आत्मरक्षा का अधिकार कब शुरू होता है। न्यायालय ने स्थापित किया कि यह अधिकार तब उत्पन्न होता है जब वास्तविक खतरे की युक्त आशंका हो, न कि केवल काल्पनिक भय के आधार पर। जयदेव बनाम पंजाब राज्य 1963 ने निजी रक्षा की सीमाओं को परिभाषित किया। यदि निजी रक्षा में प्रयुक्त बल आवश्यकता से अधिक है तो यह अधिकार समाप्त हो जाता है और कार्य अपराध बन जाता है। तो यह प्रक्रिया है कि निजी रक्षा का अधिकार कैसे और कब लागू होता है। संपत्ति की रक्षा। कपूर सिंह बनाम राज्य 1956 ने संपत्ति की रक्षा के अधिकार को स्पष्ट किया। यह अधिकार भी विद्यमान है, लेकिन इसकी सीमाएं शरीर की रक्षा से अधिक सख्त हैं। संपत्ति की रक्षा में मृत्यु कारित करने का अधिकार केवल विशेष परिस्थिति में है। आनुपातिकता का सिद्धांत। प्रयुक्त बल को खतरे के अनुमान में होना चाहिए। यदि कोई थप्पड़ मारने की कोशिश करता है तो बचाव में गोली चलाना अनुपातहीनता और अवैध होगा। यह मूल सिद्धांत सभी निजी रक्षा मामलों में लागू है। हत्या और आपराधिक मानववध। महत्वपूर्ण विभेद। मूल अंतर। 1876 में आर बनाम गोविंदा ने बीएनएस की धारा 103 और आपराधिक मानववध की धारा 101 के बीच मौलिक अंतर स्थापित किया। हत्या में मृत्यु कारित करने का इरादा या ऐसा ज्ञान होता है कि कार्य से मृत्यु होगी, जबकि मानववध में इरादा या ज्ञान कम गंभीर होगा। उकसावे का सिद्धांत 1962। केएम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य। एक मामला भारतीय कानूनी इतिहास में सबसे प्रसिद्ध मामला है। नौसेना अधिकारी नानावती ने अपनी पत्नी के प्रेमी को मार दिया। इस केस ने अचानक और गंभीर उकसावा की परिभाषा को नया आयाम दिया। दुर्बलतम का सिद्धांत 1980। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य ने दुर्बलतम से दुर्बलतम यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर का ऐतिहासिक सिद्धांत स्थापित किया। मृत्यु केवल उन मामलों में दिया जाना चाहिए जहां जीवन कारावास पूर्णतः अपर्याप्त हो। मृत्युदंड के दिशा निर्देश। माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 ने मृत्युदंड के लिए 5 व्यापक श्रेणियां निर्धारित की। नंबर 1, अपराध की पद्धति यानी तरीका जिससे हत्या की गई। अपराध का उद्देश्य, क्यों हत्या की गई। अपराध की प्रकृति और परिणाम, कितना गंभीर था। पीड़ित की व्यक्तित्व, कौन मारा गया। अपराधी का व्यक्तित्व, अपराधी का पिछला इतिहास। संवैधानिक विकास। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य 1983 में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 303 पुरानी धारा को असंवैधानिक घोषित किया, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति द्वारा हत्या करने पर अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान करती थी।
बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य 1958 और इंदिरा सिंह बनाम राज्य 1955 ने इरादे और ज्ञान के आधार पर हत्या की जटिल व्याख्या प्रदान की। इसी प्रकार आत्महत्या और प्रयास कानूनी सीमाएं क्या हैं? आत्महत्या के लिए उकसाना, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 ने आत्महत्या और आत्महत्या के लिए उकसाना बीएनएस की धारा 108 पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। पी रतिनाम बनाम भारत संघ 1994 ने जीवन के अधिकार की व्यापक चर्चा की और यह स्थापित किया कि राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिक के जीवन की रक्षा करे। इस निर्णय ने आत्महत्या के प्रयास को अपराध मानने के औचित्य को समझाया। हालांकि हाल ही के वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 ने आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से हटा दिया, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाना अभी भी गंभीर अपराध बना हुआ है। तैयारी पर केस है। मलकियत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1970 ने अपराध की तैयारी और प्रयास में अंतर स्पष्ट किया। तैयारी सामान्यतः दंडनीय नहीं है। प्रयास आनंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य 1961 ने बीएनएस और धारा 62 के तहत प्रयास की परिभाषा दी। यह अपराध करने की दिशा में अंतिम कदम होना चाहिए। पूर्ण अपराध, जब अपराध अब सभी आवश्यक तत्वों के साथ पूर्ण हो जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम एम सुइया 1948 ने इसे स्पष्ट किया। ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य ने यह महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया कि हत्या के प्रयास के लिए वास्तविक चोट पहुंचाना जरूरी नहीं है। बीएनएस धारा 109 मात्र इरादा और उस दिशा में कदम पर्याप्त हो सकता है। यौन अपराध, कानूनी क्रांति और सुधार, ऐतिहासिक परिवर्तन के मील के पत्थर। मथुरा बलात्कार केस 1979, तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य। यह केस भारतीय बलात्कार कानून में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हिरासत में बलात्कार के इस मामले में न्यायालय के निर्णय के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 1983 में कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और सहमत की अवधारणा को नया रूप मिला। विशाखा दिशा निर्देश 1997, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ ऐतिहासिक दिशा निर्देश। न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए, जो बाद में पॉक्सो अधिनियम 2013 का आधार बना और बीएनएस की धारा 75 इसी से प्रभावित है। व्यभिचार की समाप्ति 2018, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार यानी कि एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। यह निर्णय स्त्री पुरुष समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। धारा 377 का आंशिक विमोचन 2018, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। धारा 370 को सहमत के लिए किए गए वयस्क समलैंगिक संबंधों पर लागू नहीं माना गया। यह एलजीबीटी+ अधिकारों की ऐतिहासिक जीत थी। दहेज और विवाह संबंधित अपराध। शांति बनाम हरियाणा 1991 ने दहेज मृत्यु बीएनएस धारा 80 की व्याख्या प्रदान की। इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर महिला की असामान्य मृत्यु होने पर यदि यह साबित हो उसे दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है तो यह दहेज मृत्यु मानी जाएगी। सरला मृदगल बनाम भारत संघ 1995 और लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2000 ने द्विविवाह बीएनएस धारा 82 और धर्म परिवर्तन के माध्यम से दूसरी शादी की वैधता पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया। समकालीन मुद्दा। तुलसीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2024 ने शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बीएनएस धारा 69 को परिभाषित किया। यदि शुरू से ही शादी का इरादा नहीं था तो यह बलात्कार हो सकता। स्वतंत्रता बनाम भारत संघ 2017 ने वैवाहिक बलात्कार पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की, हालांकि यह अभी भी पूर्ण रूप से अपराध नहीं है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश 2024
14 ने यौन अपराधों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य बना दिया। संपत्ति अपराध, चोरी, लूट और धोखाधड़ी। चोरी का मूल सिद्धांत के.एन. मेहरा बनाम राजस्थान राज्य 1957 ने स्थापित किया, जो चोरी के लिए बेईमानी का इरादा अनिवार्य है। बीएनएस की धारा 303। इस मामले में यह स्पष्ट किया गया, यदि कोई व्यक्ति यह विश्वास करता है कि उसे संपत्ति लेने का अधिकार है तो वह चोरी नहीं है। प्यारेलाल भार्गव बनाम राजस्थान 1963 ने अस्थायी रूप से किसी वस्तु को लेने की स्थिति को स्पष्ट किया। यदि संपत्ति अस्थायी रूप से लेने का इरादा नहीं है तो यह चोरी नहीं हो सकती है। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों की यह वर्गीकरण बीएनएस के मूल ढांचे को दर्शाती है। लूट बनाम डकैती। अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य 2010 ने लूट और डकैती में स्पष्ट अंतर किया। लूट में चोरी के साथ हिंसा या हिंसा का भय होता है। जब 5 या 5 से अधिक मिलकर लूट करते हैं तो यह डकैती बन जाता है। श्याम बिहारी बनाम उत्तर प्रदेश ने डकैती के दौरान हत्या बीएनएस की धारा 310 पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया। ऐसे मामले में सभी सदस्य हत्या के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। जबरन वसूली। जथुनाथ बनाम राज्य ने लूट और जबरन वसूली में सूक्ष्म अंतर समझाया। बीएनएस धारा 308। जबरन वसूली में धमकी द्वारा संपत्ति की प्राप्त की जाती है, जबकि लूट में वास्तविक बल या भय का प्रयोग होता है। धोखाधड़ी और विश्वासघात। सतीश चंद्र बनाम राज्य 1970 ने धोखाधड़ी यानी चीटिंग को बीएनएस धारा 318 के तहत परिभाषित किया और आर के डालमिया बनाम दिल्ली प्रशासन 1962 ने आपराधिक विश्वासघात की व्यापक व्याख्या किया। चोरी की संपत्ति। स्टेट बनाम धनपाल 1960 ने चोरी की संपत्ति को जानबूझकर प्राप्त करना धारा 306 पर कानून स्थापित किया। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य ने आपराधिक अत्याचार बीएनएस धारा 329 को स्पष्ट किया। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ 2016 ने मानहानि बीएनएस धारा 356 की संवैधानिक वैधता पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जो आज भी विवादास्पद है। राज्य के विरुद्ध अपराध, षड्यंत्र, देशद्रोह और लोक न्याय। षड्यंत्र और राजद्रोह। संवैधानिक संतुलन। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन 1988 में आपराधिक षड्यंत्र बीएनएस धारा 61 के सिद्धांत को स्थापित किया। यह इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि षड्यंत्र के लिए 2 या अधिक व्यक्ति के बीच गैर कानूनी कार्य करने की सहमति आवश्यक है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम नलिनी राजीव गांधी हत्याकांड ने यह महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया कि षड्यंत्र के लिए सहमति का होना अनिवार्य है और मात्र ज्ञान या संदेह पर्याप्त नहीं है। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 ने सरकार की आलोचना और देशद्रोह धारा 152 में स्पष्ट अंतर किया। यह निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है। समकालीन जो विवाद है। कन्हैया कुमार बनाम दिल्ली 2016 ने देश विरोधी नारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बहस का नया आयाम दिया। यह मामला आज भी विधिक और राजनीतिक चर्चा का विषय है। विनायक दामोदर सावरकर केस ने अधिकार क्षेत्र और राज्य के विरुद्ध अपराध पर महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाए। लोक सेवक बाधा। यस रघुपति बनाम राज्य ने लोक सेवक के काम में बाधा डालने को स्पष्ट किया। दंगा भड़काना। अजीज बनाम राज्य ने दंगा भड़काने के लिए उकसावा यानी कि धारा 189 से 91 पर कानून बनाया। अपहरण और गलत निरोध। एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य 1965 ने अपहरण यानी कि बीएनएस की धारा 137 को स्पष्ट किया। साक्ष्य और न्याय। इकबाल सिंह बनाम पंजाब राज्य ने झूठी गवाही यानी बीएनएस धारा 229 पर महत्वपूर्ण केस दिया। ये सभी ऐतिहासिक निर्णय भारतीय न्याय संहिता की नींव है। प्रत्येक मामला न केवल कानूनी सिद्धांत स्थापित करता है, बल्कि समाज में न्याय की अवधारणा को भी आकार देती है। विधि के छात्र शोधार्थी इन निर्णयों को गहन अध्ययन अनिवार्य है।
तो इस तरीके से आप सभी के महत्वपूर्ण बीएनएस के केस समाप्त होते हैं। जय हिंद दोस्तों।